अस्सलामुअलैकुम दोस्तों वीडियो एंड तक जरूर देखिएगा क्योंकि आज फैक्ट्स की बरसात होने वाली है। शुरू करते हैं आज के इस अमेजिंग सफर को। नंबर 1, दोस्तों क्या आप जानते हैं कि स्काई शॉट्स को सिंड्रेल शेप में क्यों बनाया जाता है? तो दोस्तों आपने इस चीज को कभी ना कभी तो जरूर नोटिस किया होगा कि जितने भी स्काई शॉट्स होते हैं वो ऑलमोस्ट सिलिंड्रिकल शेप में बनाए जाते हैं, चाहे उनका आउटर बॉक्स किसी भी शेप का हो सकता है, लेकिन स्काई शॉट्स जिस सेल से रिलीज होता है उसको हमेशा ही इस फॉर्म में क्यों बनाया जाता है? आखिर इसके पीछे क्या वजह है? तो दोस्तों स्काई शॉट्स में दो अलग अलग पाउडर का इस्तेमाल किया जाता है। पहला जो स्काई शॉट के बेस में होता है जिसका काम दूसरे पाउडर को ऊपर हवा में लेकर जाना होता है, जबकि दूसरे पाउडर को स्काई शॉट्स के ऊपर के हिस्से में स्टोर किया जाता है जिसका काम ऊपर हवा में जाकर एक्सप्लोड करना होता है। और दोस्तों बेस पाउडर के मॉलिक्यूल्स में बहुत ज्यादा मिकदार में नाइट्रोजन होता है। किसी भी स्काई शॉट्स को जलाया जाता है तो बेस पाउडर में एक रिएक्शन स्टार्ट होता है जिसकी वजह से बेस पाउडर में मौजूद नाइट्रोजन एटमॉस्फेरिक कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट करने लगती है, जिसकी वजह से किसी भी स्काई शॉट्स के बेस पार्ट में काफी बड़े स्केल पर प्रेशर बनने लगता है। और जब यह प्रेशर स्काई शॉट के चैम्बर की होल्डिंग कैपेसिटी ज्यादा हो जाती है तो वो इस चैम्बर को तोड़कर ऊपर के हिस्से में मौजूद दूसरे पाउडर को ऊपर की तरफ हवा में ट्रेवल करवाने लगता है। और इन द लास्ट जब यह फायर या हीट ऊपर की सतह तक पहुंचती है तो वो एक्सप्लोड होके लोगों को बहुत ही खूबसूरत अंदाज में नजर आती है। लेकिन इस सारे प्रोसेस में सबसे बड़ा रोल होता है सिलिंड्रिकल शेप का। तो दोस्तों किसी भी स्क्वायर या रेक्टेंगुलर शेप में प्रेशर का डिस्ट्रीब्यूशन कभी भी सेम नहीं होता। तो अगर किसी भी स्काई शॉट्स का स्क्वायर या रेक्टेंगल शेप का बनाया जाए तो बाय चांस एक एंड पर डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से प्रेशर ज्यादा हो जाए तो यहाँ पर सबसे बड़ा खतरा ये होगा कि स्काई शॉट्स ऊपर जाने के बजाय जमीन पर गिर जाएगा और जमीन पर ही फट जाएगा। और सिलिंड्रिकल शेप में प्रेशर का डिस्ट्रीब्यूशन हमेशा एक जैसा होता है और यही वो वजह है कि अगर इसमें किसी भी किस्म का प्रेशर ज्यादा होता है तो वो स्काई शॉट्स कुछ देर अंडर करने के बजाय स्ट्रेट लाइन में ऊपर की तरफ पुश करता है। और यही वो वजह है कि आपने ये नोटिस किया होगा कि जब भी स्काई शॉट ऊपर की तरफ रिलीज होता है तो पहले हमें बेस से काफी तेज आवाज सुनाई देती है, वो उसी प्रेशर रिलीजिंग की आवाज होती है। और प्रेशर डिस्ट्रीब्यूशन की इसी प्रिंसिपल ही एरोप्लेन्स की विंडो को गोल शेप में ही बनाया जाता है। नंबर 2, दोस्तों इस क्लिप में देखे जिसमें जैसे एक वूल को जलाया जाता है तो उसका वेट खुद ब खुद ही बढ़ने लगता है। लेकिन आखिर स्टील वूल के जलने से वेट कैसे ज्यादा हो सकता है? नहीं जानते तो जानते हैं इसके पीछे की साइंस। असल में दोस्तों किसी भी स्टील वूल में बहुत ज्यादा मिकदार में आयरन मौजूद होता है। जब भी किसी भी स्टील वूल को जलाया जाता है तो उसके अंदर मौजूद आयरन हवा में मौजूद ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करने लगता है, जिसकी वजह से उस आयरन का काफी तेज स्पीड के साथ ऑक्सीडेशन होती है और ये वो रस में कन्वर्ट होने लगता है। जब ये आयरन किसी भी ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके जलता है तो ये ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स को बॉन्ड के थ्रू अपने साथ ही अटैच कर लेता है, जिसकी वजह से ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स का मास वूल की रस्ट के साथ मिल जाता है। और जितनी ऑक्सीजन आयरन अपने साथ बॉन्ड करके बनाकर कैप्चर करता है उसका वेट भी स्टील वूल में ऐड हो जाता है और स्टील वूल का वेट बढ़ता चला जाता है। तो आप ये कह सकते हैं कि स्टील वूल के वेट बढ़ने की असली वजह एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन के साथ अटैच होना होता है। नंबर 3, दोस्तों इस पिक्चर को देखें और बताएं कि इस बर्ड के रेल में कितने लेग्स हैं। तो आप में से कुछ का जवाब होगा 8 या 10, लेकिन क्या आप जानते हैं कि कभी भी एक ऑर्डिनरी बर्ड की तरह ही सिर्फ और सिर्फ इसकी 2 ही लेग्स हैं। अभी जो आपने पिक्चर देखी है ये इस बर्ड का एक बहुत ही स्मार्ट मूव है। इस बर्ड का नाम जकाना बर्ड है जो कि यूजुअली अफ्रीका में मौजूद है। आप ये जानकर हैरान हो जाएंगे कि जब भी किसी मेल जकाना बर्ड को अपने पास कोई भी खतरा महसूस होता है तो ये अपने बच्चों को अपने पैरों के नीचे कुछ इस तरह से छुपा रहता है। दोस्तों अभी जो आप वीडियो क्लिप देख रहे हैं उसमें मेल जकाना बर्ड को अपने बच्चों को अपने पैरों के अंदर छुपाता हुआ दिखाया जा रहा है, जिसमें आप क्लियरली ये देख सकते हैं कि जैसे ही उसको खतरा महसूस होता है तो ये बर्ड अपने बच्चों के अपने पैरों के नीचे छुपा लेता है। और जब इसका खतरा टल जाता है तो ये अपने पैरों से बच्चों को कुछ इस तरह से बाहर भी निकाल देता है। तो ये बर्ड और उसकी ये टेक्निक अपने आप में लाजवाब जरूर है। अल्लाह इज द बेस्ट क्रिएटर। सुभान अल्लाह कमेंट सेक्शन में लिखना मत भूलिएगा। नंबर 4, दोस्तों अपने पार्क्स या एयरपोर्ट्स पर कुछ इस तरह के मूविंग साइड वॉल्स को तो जरूर देखा होगा जो हम में से बहुत से लोगों को बहुत ही एडवांस टेक्नोलॉजी ही लगती है। असल में दोस्तों बहुत ही कम लोग ये जानते होंगे कि 1871 में न्यूयॉर्क और पेरिस में कुछ इस तरह के मूविंग साइड वॉल्स को लगाकर तैयार किया गया था जिस पर खड़े होकर कोई भी शख्स आराम से पूरी सिटी का ट्रेवल कर सकता था। लेकिन इस दौर में इस तरह के साइड वॉल्स को चलाने के लिए इलेक्ट्रिसिटी का इस्तेमाल बहुत ज्यादा हुआ करता था। तो बाद में इस टेक्नोलॉजी को इतना खास
इस्तेमाल नहीं किया गया था और प्रेजेंट डेट में दोबारा से इस टेक्नोलॉजी का अडॉप्ट करके छोटे स्केल पर एयरपोर्ट्स या पार्क में इस्तेमाल किया जाता है। नंबर 5 दोस्तों, आपने मिमोसा पुडिका या चोईमोई के प्लांट को तो जरूर देखा होगा, जिसको अगर कोई भी इंसान या एनिमल हाथ लगा ले तो उस प्लांट का लीफ कुछ इस तरह से खुद ब खुद ही सुखड़ जाता है। लेकिन क्या आपने कभी ये सोचा है कि इस प्लांट का लीफ ऐसा क्यों करता है? नहीं जानते? तो चलिए दोस्तों तैयार हो जाएं कुछ नया सीखने के लिए। दोस्तों इस प्लांट के हर लीफ में बेस में पुलविना सेल मौजूद होता है जो पूरे तरीके से पानी से फुल रहता है। और सबसे अमेजिंग बात यह है कि सेल में मौजूद भारी सतह पर एक प्रेशर को लगाया जाता है जिसको ट्रिगर प्रेशर के नाम से जाना जाता है और इसी प्रेशर की वजह से इस प्लांट का लीफ खुला रहता है और जैसे कोई भी इंसान या एनिमल इसको टच करता है तो इस प्लांट का डिफेंस मैकेनिज्म ट्रिगर हो जाता है और सभी लीफ तक एक ऐसे सिग्नल को भेजने लगता है जिसकी वजह से सेल अपने अंदर मौजूद पानी को रिलीज कर देता है और पानी के रिलीज होते ही हर सेल में मौजूद टर्बो प्रेशर रिलीज हो जाता है और इसलिए इस प्लांट का लीफ खुद ब खुद ही टच करने पर फोल्ड हो जाता है और ये बहुत ही आसानी से किसी भी एनिमल से अपनी प्रोटेक्शन भी कर लेता है। नंबर 6 दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि जापान ने कुछ ऐसे फायरवर्क्स को बनाया है जो आसमान में जाकर जब भी फटते हैं तो वो देखने पर फायरवर्क नहीं बल्कि बहुत ही एडवांस एलईडी स्क्रीन्स लगते हैं। तो देखते हैं उस अमेजिंग फायरवर्क्स को। दोस्तों अभी जो आप फायरवर्क देख रहे हैं उसको जापानीज गोस्ट फायरवर्क्स के नाम से जाना जाता है। आप ये जानकर हैरान हो जाएंगे कि फायरवर्क्स को कुछ इस तरह के कॉम्बिनेशन का इस्तेमाल करते हुए बनाया जाता है कि जैसे ये हवा में ऊपर पहुंचकर फूलते हैं तो ये बहुत ही अमेजिंग वे में अपने साइज और कलर को एक बहुत ही खूबसूरत पैटर्न में चेंज कर देते हैं, जिसको देखकर बहुत से लोगों को ऐसा लगता है कि ये कोई फायरवर्क नहीं बल्कि हवा में तैरती हुई एलईडी स्क्रीन है। तो दोस्तों क्या इस वक्त से पहले आपने इस फायरवर्क को कहीं देखा है? कमेंट सेक्शन में हमारे साथ जरूर शेयर कीजिएगा। नंबर 7 दोस्तों, स्पाइडरमैन मूवी में स्पाइडर सेंस को बार बार दिखाया गया है। मूवी में हीरो के आसपास जब भी कोई खतरा मौजूद होता है तो उसको अचानक से अजीब सा वहम होने लगता है जिसको मूवी में स्पाइडर सेंस के नाम से रिप्रेजेंट किया गया है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि हकीकत में ये स्पाइडर सेंस किस स्पाइडर को देखकर अडॉप्ट किया गया है? दोस्तों जितनी भी ओगो फेस स्पाइडर होती हैं हकीकत में उनके कान नहीं होते, लेकिन फिर भी ये स्पाइडर जमीन में होने वाली मूवमेंट्स को भी बहुत ही आसानी से डिटेक्ट कर लेते हैं। असल में दोस्तों इस तरह के स्पाइडर की लेग में हजारों की तादाद में वाइब्रेशन डिटेक्टिंग सेंसर होते हैं जिससे कोई भी शिकारी या इंसेक्ट के पास पहुंचता है तो स्पाइडर को उस इंसेक्ट को देखे बगैर ही उसके साइज, लोकेशन और जहां तक के उसकी सभी मूवमेंट्स के अकॉर्डिंग सब कुछ ही पता चल जाता है और नेट कास्टिंग स्पाइडर इसकी सबसे बड़ी एग्जांपल है। नंबर 8 दोस्तों, क्या आपने लिजर्ड के वर्जन को देखा है? उसको ये दुनिया किस तरह की नजर आती है? दोस्तों अभी जो आप वीडियो क्लिप देख रहे हैं उसमें ह्यूमन वर्जन और लिजर्ड के वर्जन को कंपेयर करते हुए दिखाया गया है, जिसमें आप ये क्लियरली देख सकते हैं कि एक लिजर्ड कितनी आसानी से अल्ट्रा वायलेट कलर्स को बहुत ही आसानी से देख सकती है और यही वो वजह है जिसकी वजह से कोई भी लिजर्ड इंसानों के कंपेरिजन में किसी भी चीज को काफी डिटेल वे में देख सकती है और किसी भी लिजर्ड की आंख का लेंस किसी भी कैमरा के ऑटो फोकल लेंस की तरह ही काम करता है, यानी कि ये कुछ ही माइक्रो सेकंड में अपने साइज को छोटा या बड़ा करके बहुत ही करीब या दूर की चीजों पर आसानी से फोकस कर सकती है। भले ही लिजर्ड चलने में काफी ज्यादा लेजी मगर ये किसी भी चीज को काफी डिटेल वे में देख सकती है। नंबर 9 दोस्तों, ये तो हम सभी जानते हैं कि प्रेजेंट डेट में माइग्रेन या अलग अलग डिसऑर्डर को ठीक करने के लिए ईसीटी का इस्तेमाल किया जाता है। इस थेरेपी में पेशेंट के ब्रेन को एक सर्टेन अमाउंट और सर्टेन टाइम में इलेक्ट्रिक शॉक दिए जाते हैं जिसकी वजह से पेशेंट का ब्रेन तेज स्पीड के साथ रिकवर कर जाता है। और इस मॉडर्न थेरेपी का इन्वेंशन 1930s में न्यूरोलॉजिस्ट सलेटी ने इन्वेंट किया था, लेकिन ये सारा कॉन्सेप्ट एशियन रोम से चुराया गया था। एक्चुअली एशियन रोम में किसी भी पेशेंट के सर दर्द या मेंटल डिसऑर्डर को ठीक करने के लिए इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूसिंग फिशेस को बाहर से निकालकर पेशेंट के सर पर बांध दिया जाता था और फिश तो पानी से बाहर निकलने पर ही तड़पती थी, तो वो अपनी जान को बचाने के लिए इलेक्ट्रिक शॉक देने लगती थी और इसीलिए इलेक्ट्रिक शॉक का इस्तेमाल करते हुए एंशियंट रोम में पेशेंट के ब्रेन का इलाज किया जाता था। और दोस्तों कोई भी ईल फिश एक सर्टेन पैटर्न में इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करती है, यानी कि वो इलेक्ट्रिसिटी को कंटिन्यूस नहीं बल्कि पल्स में जनरेट करती है। और दोस्तों प्रेजेंट डेट में भी इसी कंसेप्ट का इस्तेमाल किया जाता है जिसमें पेशेंट को शॉर्ट पल्स इलेक्ट्रिसिटी शॉक दिए जाते हैं और हर एक पल्स के बाद कुछ सेकंड का गैप दिया जाता है। तो दोस्तों इस मॉडर्न टेक्नोलॉजी को एशियन रोम से अडॉप्ट किया गया है। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो पसंद आने की सूरत में से लाइक करें और अपने दोस्तों और फैमिली के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। तो दोस्तों फिलहाल के लिए इजाजत, अगली वीडियो में मिलते हैं। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज दोस्तों।